नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सबसे बड़े दंगल में सबसे बड़ी टक्कर। और मेरे साथ आज कई नेता होंगे और साथ ही होंगे कुछ युवा जनता जो सवाल पूछेगी। और आज का मुद्दा क्या होगा? उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है वो अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है और इस आखिरी जंग में साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बयान पर बयान आ रहे हैं, कोई गधावार कर रहा है तो कोई रमजान की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है दूध का दूध और पानी का पानी उत्तर प्रदेश चुनावों में हो जाएगा। तो आज सबसे बड़े दंगल में सबसे बड़ी टक्कर में इसी सवाल के साथ हम मैदान में उतरेंगे, जब नेता भी होंगे, जनता भी होगी, सवाल भी होंगे और जवाब भी होंगे। मेरे साथ आज की इस बहस में कांग्रेस के तेज तरार प्रवक्ता राजीव त्यागी इस डिबेट में है। मेरे साथ आज की इस बहस में मौलाना अतर हुसैन देलवी साहब हैं जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मेरे साथ आज की इस बहस में सुदीन भदौरिया साहब हैं, बहुजन समाज पार्टी के नुमाइंदे और वरिष्ठ नेता। मेरे साथ आज की इस बहस में सुधांशु त्रिवेदी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल सचिव भी हैं। और मेरे साथ इस डिबेट के अंदर पंखुरी पाठक हैं, युवा नेता समाजवादी पार्टी की, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की। सबसे पहले इस बहस की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी आपसे करते हैं। ये चुनाव तो विकास में लड़ना था, आप लोगों का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन चुनाव आगे बढ़ता गया, दूसरा चरण आगे बढ़ा, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, विकास तो पीछे रह गया। मुद्दे कौन से आगे हैं आपको भी पता है। देखिए, विकास तो हम मुद्दा बनाना चाहते थे, पर आप खुद ही बताइए, जिस दिन सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया था तो क्या बोला था कि तथाकथित सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है, यानी विकास को पीछे छोड़ तो उसी दिन दिया गया। और उसी समय मायावती जी का वक्तव्य याद करिए, तो आप ट्रैप हो गए इनकी बात में। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम तो आज भी विकास पर ही कायम है, तब भी विकास पर कायम थे, क्योंकि हमारे तो आज भी राजनाथ सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बनारस में, तो उन्होंने सारे विकास के कार्य बताए कि कितने कितने कार्य हमारे आने के बाद हुए। परंतु समस्या क्या है कि वहां शीर्ष नेतृत्व से, चूंकि उन्हें पता है कि विकास के आधार पर तथ्यात्मक बहस में भाजपा का मुकाबला करना मुश्किल है। जिस दिन, भाई एक वाक्य में कहूंगा, जिस दिन अखिलेश यादव जी ने राहुल का सहारा लिया और मायावती जी ने मुख्तार अंसारी का सहारा लिया, उसी दिन क्लियर हो गया कि कौन लड़ाई में अपने को कमजोर पा रहा, कौन मजबूत पा रहा। क्या आपको लगता है रमजान, ईद, दिवाली, कब्रिस्तान, शमशान, उस ट्रैप में आप लोग फंस गए? अगर ये गधावार में फंस गए तो? नहीं अमित जी, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत मुझे दुख है इस बात का कि प्रधानमंत्री जी जो कि इतने वरिष्ठ नेता हैं देश के, वो इस तरह से आकर झूठ बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश की सभाओं में। और जिस दिन ये ईद और रमजान में जो भेदभाव करने की, ईद और दिवाली में बात करी, अगले दिन सारे अखबारों ने निकाला कि ईद के समय 13,500 जो मेगावाट बिजली मिल रही थी और दिवाली के समय पे 15,400। तो इतना बड़ा झूठ एक तो वहां साबित हो गया। आप कहने की कोशिश कर रही हैं कि आपने दिवाली पे ज्यादा बिजली दी थी। अब ये देखिए, कोई दिवाली और ये सोच समझ के बिजली नहीं दी जाती तो मेरा सवाल था, ट्रैप में आप फंस गए और फिर आप उसी ट्रैप में फंस रही हैं। क्या हम जनता को ना बताएं? अगर कोई गलत फहमी फैलाई जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हमने तो काम किया, हम जवाब देंगे। अच्छा, यहाँ पे इतने सारे ये युवा बैठे हैं, ये युवा ही बता दें कि शमशान और कब्रिस्तान इनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है। क्या ये जब अपने विकास की बात सोचते हैं तो क्या ये शमशान और कब्रिस्तान की बात सोचते हैं? जब हमारी तुलना करी कसाब के साथ तो हमने क्या कहा कि क से कंप्यूटर, स से स्मार्टफोन और ब से बच्चों के लिए दूध और घी। ये हमारा विकास का मॉडल है, ये हमारा सोशल वेलफेयर का मॉडल है। लेकिन ये लोग सिर्फ ट्रैप नहीं हो रहे, आप कह रहे हैं आप ट्रैप नहीं हो रहे, आप ट्रैप कर रहे हैं। हम आप देखिए हम सांप्रदायिकता का विकास से जवाब दे रहे हैं। बीजेपी को मौका दे दिया, बीएसपी और फिर कांग्रेस की बात पे आता हूं। मैं सुदीन भदौरिया बिल्कुल संक्षेप में आपके पास आता हूं। इस चुनाव के अंदर आप एजेंडा सेट तो नहीं कर पा रहे, जो एजेंडा सेट हो रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, जो अखिलेश और नरेंद्र मोदी एजेंडा सेट कर लेते हैं उसी को फॉलो करते हैं। देखिए, हमने शुरू से ही, और कोई नई बात नहीं है, जहां तक बहुजन समाज पार्टी है, वो जो दबे पिसपे लोग हैं और उसमें किसान और नौजवान ज्यादा हैं, उन लोगों की हम लोग रहनुमाई बहन मायावती जी करती हैं।
उसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि जब से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और नरेंद्र मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री बने, किसानों की अनदेखी हुई, वहां पर भी आत्महत्याएं हुई। यहाँ पर 1.5 करोड़ लोग किसान कर्ज से में लदे हुए हैं पूरे देश में। मोदी जी ने 1,26,000 करोड़ रुपया माफ किया, किसानों का कर्ज नहीं माफ किया। भदौरिया साहब, उत्तर प्रदेश की लड़ाई आखिरी दौर में पहुंच गई है, ये आखिरी जंग है। इस आखिरी जंग में आप एजेंडा अपना सेट कर पा रहे हैं? मेरा बहुत सीधा सवाल है। हमारा एजेंडा सेट है, हम चाहते हैं न्याय मिले। 100 मुसलमानों को टिकट दिया एजेंडा आपका? हम चाहते हैं एजेंडा आपका न्याय मिले। आपका ऊना में जो घटना घटी, मुजफ्फरनगर में घटना घटी, नजीब के साथ जो हुआ और रोहित वेमुला के साथ जो अन्याय हुआ, नौजवानों, बेरोजगार नौजवान भटक रहे हैं, हम चाहते हैं उनके लिए संघर्ष हो और हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अरे भदौरिया साहब, आप वरिष्ठ आदमी हैं, तो वो घोषणा पत्र नाम की चिड़िया हम देखिए दिखती नहीं है, दिखती नहीं है सर। देखिए ना इन्होंने किए ना इन्होंने निकालो ही मत, हमने निकालो ही मत, पूरा नहीं कर रहे तो निकालो ही मत किया है और पूरा करके दिखाएंगे। घोषणा किया, हमने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे किसानों का, हम पूर्ण रोजगार देंगे नौजवानों को। पता नहीं है कहीं। ये देखिए ऐसा है पूरे देश में, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। आपके लिए कहा जाता है कि पत्थर वाली सरकार, पत्थर वाली मतलब मूर्ति और पत्थर वाली सरकार विकास की बात करती है तो थोड़ा अजीब लगता है। मैं अब रुक करता हूं। अब कांग्रेस की बात। 8,000 करोड़ रुपया ये मूर्तियों पे खर्च करते बुरा लगता नहीं है, और हमसे 800 करोड़ रुपया खर्च हो गया तो बुरा लगने लगा। मायावती खुद कह रही है देश के कुछ लोगों को, बहन जी अगर दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम्स की राजनीति करती है, गरीबों की राजनीति करती है, तो चुभता है आंखों में कुछ लोगों। ठीक है, मैं रुक करता हूं सीधा राजीव त्यागी का। राजीव त्यागी, आखिरी जंग है ये उत्तर प्रदेश की, आखिरी दौर है ये उत्तर प्रदेश के चुनाव का। इस चुनाव के अंदर एजेंडा वही सेट हो रहा है जो नरेंद्र मोदी सेट करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि बाहरी कहकर आपने भी कुछ एजेंडा सेट करने की कोशिश करा और ट्रैप करा इनको? देखिए, हमने जो एजेंडा सेट किया उसी एजेंडे पे बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हमने मतलब कांग्रेस ने जो एजेंडा सेट किया, हमने 2008 में 72,000 करोड़ का ऋण माफ किया था किसानों का पूरे देश में, जिसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम फसली ऋण माफ करना चाहते हैं। और बहुजन समाज पार्टी पहुंच गए। मैं बाहरी की बात कर रहा हूं, बाहरी का जो एजेंडा आपने सेट किया वो भी हम सेट करें, बताएंगे जी जी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी भी कहती है हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने एजेंडा सेट किया कि देश के गरीबों को मिडिल क्लास में लेकर के आना है और नौजवानों को बेसिक सुविधाएं देनी है, और आज पूरे ब्रांड्स, विश्व के जो बेस्ट ब्रांड्स हैं वो नौजवानों के द्वार पे हैं। आज स्मार्टफोन नौजवानों के पास है, वो एजेंडा हमने सेट किया। आज भारतीय जनता पार्टी उस एजेंडे पे आना चाहती है, स्वागत है उसका, क्योंकि विकास ही सबसे बड़ी चीज है और विकास के बिना आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि नौजवानों को रोजगार चाहिए। विकास की बात करते प्रियंका वाड्रा ने तो बाहरी की बात करी, मैं बताता हूं, राहुल गांधी ने तो बाहरी की बात करी। बताइए 30 सेकंड। देखिए, कुल मिलाकर के 2 करोड़ रोजगार देने की बात नरेंद्र मोदी जी ने की थी अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2014 के जी, लेकिन अभी तक श्रम ब्यूरो के जो आंकड़ा है उसके हिसाब से पूरे देश में 1,36,000 नौजवानों को रोजगार दिए गए हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, अगर आप विकास की बात करते तो नौजवानों के रोजगार के लिए आपने क्या किया, किसानों के लिए क्या किया? रही बात प्रियंका गांधी जी ने जो एजेंडा सेट किया, उस एजेंडे के हिसाब से बहुत हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल एजेंडा सेट। उस सवाल पे आप आखिरी में आ रहे हैं, बिल्कुल एजेंडा सेट है। देखिए, कहीं बच तो नहीं रहे बाहरी वाली बात? बिल्कुल नहीं, कोई हम बात नहीं बच नहीं। नरेंद्र मोदी ने बोल दिया कि मैं गोद लिया वो बेटा हूं उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी जी को गंगा ने गोद लिया था, नरेंद्र मोदी जी को बनारस ने गोद लिया था, बनारस के गांव को, जियापुर को उन्होंने गोद लिया था। उसका क्या हाल है जरा बता देंगे? अच्छा, मैं राहुल और अखिलेश को प्यार मिल रहा है? निश्चित रूप से प्यार मिल रहा है, बड़ा प्यार मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, बड़ा प्यार मिल रहा है, छोटा प्यार मिल रहा है, कम प्यार मिल रहा है? बहुत स्पष्ट कह दूं, देखिए उत्तर प्रदेश में 2017 में मुस्कुराने का दायित्व है। अच्छा, मुस्कुराते चेहरे तो अच्छे लगते हैं, हम शमशान और कब्रिस्तान की बात नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं, इसलिए लोग आप मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा, 2017 में बहुत मुतमईन हूं मैं अंदर से कि हम लोग सरकार बनाएंगे। आप सरकार बनाएंगे, बड़ा दावा। मैं बहुत सीधे, सरकार तो ये बनाने जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? दोनों की बात का उत्तर देता हूं जी। एजेंडा तो उनका बहुत बढ़िया सेट और तो बाहरी बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, कितना सही सेट और कितना कंफ्यूज है। 27 साल बेहाल से शुरू होता है, फिर शीला दीक्षित जी तक पहुंचता है, फिर बहन प्रियंका गांधी तक पहुंचता है, फिर अखिलेश यादव पे आके रुक जाता है। तो अपने आप दिखाई पड़ता है कि कहां से चले थे और कहां आके पहुंच गए। अब मैं ये बात कहता हूं, इन्होंने ये कहा कि ये दलितों, पिछड़ों, गरीबों, वंचितों की राजनीति करते हैं। तो भाई साहब, सबसे ज्यादा करोड़पति कैंडिडेट अगर हैं तो बसपा के,
अगर किसी पार्टी के अकाउंट में नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा पैसा दिखाई पड़ा तो इनके में, आपके भी कई और सारे अगर हैं। किसी नेता के पास, सुनिए, सबसे ज्यादा व्यक्तिगत संपत्ति डिक्लेयर की हुई है तो इनकी नेता ने, सबसे बड़ा बाहुबली मुख्तार अंसारी अगर किसी के साथ है तो इनके साथ, सबसे तो ज्यादा भाई दागी समझ आपके में पास नहीं है। आ रहा है सबसे ज्यादा ये दबे criminal कुचले candidate इनके पास। वंचितों की ओके, राजनीति है, सुधांशु, किस आधार के ऊपर? बताइए साहब जवाब। ऐसा है, ये आप बैंक के अकाउंट से पता कर लीजिए, 20,000 के चंदे 700 करोड़ रुपया इनके यहाँ जमा है, और 700 करोड़ से ज्यादा 1234 करोड़ रुपए। हाँ, अभी इनके साथ अभी इनके ADR साथ की बात रिपोर्ट नहीं है। सुन लीजिए, ADR की रिपोर्ट नहीं सुनिए, और हमसे कह रहे हैं हमको देने वाले हैं गरीब। इनके यहाँ तो कौन कौन से लोग राज्यसभा में गए सब लोग जानते हैं। झारखंड में टिकटें भी बिकी हैं, और कैसे बिकी हैं उन्होंने खुद कहा है। जिन लोगों को राज्यसभा में वोट खरीदे गए, बेचे पर गए, ये ऐसे टिकटें बेचने उम्मीदवार- वाले मामले नहीं, में आप उम्मीदवार बैकफुट पे आ बने। जाएंगे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला मायावती टिकटें मैं बेचती जवाब थी। दे रहा हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं, ये बोला। हाँ, मैं उसका भी जवाब दूंगा। स्वामी प्रसाद टिकटें बेचने का आरोप तो मायावती का लगता रहा है। 20 साल एमएलए बनते रहे इसी ओके। बहुजन समाज पार्टी से, तब उनको नहीं दिखाई दिया। मैं वो लोग जो लोग खुद अपना आकंठ डूबे हुए हैं दौलत के अंदर, वो हम पर चाल देखिए बता रहे हैं। नहीं, जो बीएसपी छोड़ के गया उसने उसने यही आरोप लगाया। ओके, मैं देलवी साहब को लेने दीजिए। जो बीएसपी छोड़ के गया उसने यही आरोप लगाया। एक देखिए देलवी साहब, गधे से लेकर रमजान और शमशान तक की बात हम कर लें, उधर हम बाहरी से लेकर राजनीति की अगर हम बात कर ले तो एक ही चीज नजर में आती है, विकास का डब्बा बिल्कुल 0/0 है। उत्तर प्रदेश की इस दंगल और खासकर वर्तमान राजनीति में वैचारिक स्थिरता जिसको हम कहते हैं वो लगातार है। किसी के पास कोई स्थिरता नहीं है। अगर मैं कांग्रेस से शुरू करूं तो इनके यहाँ भी आप देख लीजिए, इनका जहाँ तक इनको आना चाहिए था, इनको बताना चाहिए था भाई लाइनों में लगने वाले लोगों की क्या परेशानियाँ थी। लेकिन नोटबंदी के मामले में जिस तरीके से लगातार इनकी खामोशी बढ़ी, वो इस बात की दलील थी कि इनके पास भी एजेंडा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे। बिजली का करंट वहीं धर्म के नाम पर आता वहीं तो है। आइए, वहीं तो आ रहा हूं। अभी तो मैं 2 पे आया हूं ना जी। जहां तक बीजेपी की आप बात करें, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, और जितने लोग थे भाजपा कांग्रेस छोड़े हुए, आज भाजपा कांग्रेस युक्त होती जा रही है। जी। और कुछ दिन बाद मुझे लगता है कि सुधांशु जी की जगह इनकी जगह कौन सा कांग्रेस का नेता होगा मैं भी नहीं जानता। तीसरी और अंतिम बात, किसी भी सरकार का बुनियादी मकसद होता है वो भेदभाव के बगैर सबको हर तरीके की सहूलत दे, क्या वो हिंदू या मुसलमान हो। ओके, मैं क्विकली रुक करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी आप इस बात के ऊपर? जी राजीव जी, आपके पास में आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड। प्रधानमंत्री ने तो दोनों की बात कही भाई। एक की बात कहो तो धर्मनिरपेक्षता, और दोनों की बात कह दो तो सांप्रदायिकता। ये तो मुझे तर्क ही नहीं समझ में आता है भाई। राजीव त्यागी, बड़ी बात यह है महाराष्ट्र के अंदर आपकी बहुत बुरी हार हुई है, बहुत बुरी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र के अंदर। अगर हम बीएमसी की बात करें तो बीएमसी के अंदर भी आपकी बुरी हार हुई है। क्या आपको लगता है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी छिन्न भिन्न हुई है 2014 के बाद, इनफैक्ट 2013 के बाद, अखिलेश की साइकिल पर बैठकर कुछ फायदा होगा? देखिए सवाल है, रिपब्लिक के पास जा रहा हूं। अमीश जी, मैं कमजोर और बलवान में विश्वास नहीं करता, मैं नीतियों में विश्वास करता हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करता हूं कि जब वो भाषण दें, अच्छा भाषण दें, लेकिन सच बोले, झूठ ना बोले। 2 फैक्ट्स मैं बताना चाहता हूं यहां पे जो भाषण में यूपी के चुनाव में प्रधानमंत्री मेरे सवाल का भी जवाब मैं उसका दीजिएगा। जवाब दे रहा हूं। अगर आप अपना मैं नीतियों एजेंडा में लेकर करता आए हूं। कि आपको इसी नीतियों विषय में बोलना करता है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरी गुजारिश है। आपके सवाल से जी। मैंने बोल दिया ना, मैं तो नीतियों में विश्वास करता हूं। जी। कांग्रेस पहले भी हारी है, ऐसा नहीं। 77 में भी कांग्रेस हारी है, 89 में भी कांग्रेस हारी है, और 2014 में भी कांग्रेस हारी है। जी। लेकिन कांग्रेस ने हमसे बाउंस बैक किया है। अभी देखिए, कुल मिलाकर के आप अगर ये मानते हैं कांग्रेस मुक्त देश हो गया है, तो ऐसा आप गलत फहमी मैं नहीं में मानता सर, गलतफहमी में मैं नहीं मानता। मैं अपनी बात नतीजे कर- कुछ मैं बता अपनी रहे जवाब हैं। दे दूं। रोटी और रोजगार कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, जी। और उसी एजेंडे पे देश को हम चलाएंगे, और उसी एजेंडे पे हमेशा चलेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सच और झूठ मुद्दा नहीं होना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री कितनी बातें सच बोल रहे हैं, कितनी झूठ, और ये सारे बच्चे गूगल में उसको सर्च करके देख सकते प्रधानमंत्री नहीं हैं। पंखुड़ी, जो नेता क्या झूठ जो बोल रहे हैं? आंकड़े- उनको तो बोली थी कि आप ही क्या जो राष्ट्रवादी हैं। आंकड़े भारत सरकार की या उत्तर Yes. प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे हैं, उन पे झूठ बोला जा रहा है। जो गांव की गरीब जनता है, जो अनपढ़ लोग हैं, जो जी। लोग पढ़े लिखे ओके, नहीं है, ओके, वो देखिए, क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? ओके, आप लोग मुद्दा बढ़ाइए। ओके, सुधांशु 10 त्रिवेदी, सेकंड में मैं केवल कह जी, दूं, अब सुधांशु त्रिवेदी, ओके 10 सेकंड में मैं केवल कह दूं कि देखिए, अखिलेश यादव बातें तो बहुत लंबी लंबी करते हैं। क्या कारण है बुंदेलखंड के अंदर इतने किसानों ने
आत्महत्या की है, उसके बारे में कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। भाई बुंदेलखंड विकास निधि का पैसा कांग्रेस के जमाने में 2013-14 की रिपोर्ट देख लीजिए। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में भी है। अरे मैं बात मध्य प्रदेश की बता दीजिए फिर। बात तो मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, पूरा तो होने सरकार ने दीजिए मान्यवर। ये क्या तरीका है भाई? देखिए बताइए ना पैकेज का क्या किया, आप बताइए ना। मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश ने पूरा खर्च किया, उत्तर No, प्रदेश no, खर्च नहीं कर no, पाया। you're wrong, और you're wrong। आपने कहीं उसकी तो रिपोर्ट आंकड़े तक नहीं उसके मांगी। भी। क्या आपको लगता है कि इनके नेता को सीरियस लिया जाना चाहिए? याद कर लीजिए, पार्लियामेंट से सत्र चल रहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं एक बयान दूंगा उससे भूकंप आ जाएगा, धरती हिलने लगेगी। और हुआ क्या? जैसे ही पार्लियामेंट का सत्र खत्म हुआ, देश की धरती छोड़ के विदेश में जाके छुट्टी मनाने लगे। कसाब पे बताइए ना। कसाब पे जवाब देता हूं। कसाब से जो बात चुभी है ना इन दोनों को, वो क्या लगा है कि आतंकवाद से कनेक्शन काहे जोड़ दिया? वो तो यही इनका तो लगा है connection ना। है, हमारा तो क्या भाई connection पूरे है? देश वो में तो ISI से इनका connection है। देखिए मुझे खड़ा होना पड़ गया, मुझे अंतराल लेना पड़ रहा है, ऐसे बहस नहीं हो सकती। मेरा निवेदन है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस हो रहा हूं। आप देखते रहिए, सबसे बड़ी टक्कर में जब नेताओं में सहनशीलता ना हो तब बहस ऐसी ही होती है। और ब्रेक के बाद मैं आपको वादा करता हूं, जनता के सवाल होंगे और इनसे सीधे जवाब लिए जाएंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे बड़े दंगल में सबसे जोरदार जबरदस्त टक्कर। ब्रेक से पहले मुझे खड़ा होना पड़ गया और समझाना पड़ा अपने पैनलिस्ट को कि कृपया करके बहस को बहस के तरीके से होने दीजिए। लेकिन इस दौर की शुरुआत हम कुछ बाइटों के साथ करेंगे। पहली बाइट मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्ले करूंगा, जिसमें वो कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बाइट मैं प्ले करूंगा अखिलेश यादव की, जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2019 में नरेंद्र मोदी नहीं आने वाले हैं। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं ये दोनों कद्दावर नेता। समाजवादी पार्टी को डर लग गया कि अब जीत नहीं पाएंगे, किसी की मदद लग जाएगी, और इसलिए आनन फानन में वो कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। एक डूबती हुई नाव में आकर के चढ़ गए। शुरू में तो टीवी पर अखबारों में बराबर फोटो छपने लगी तो उनका भी जरा हौसला बुलंद हो गया, वाह जोड़ी जम रही है। ऐसे नशे में आ गए, ऐसे नशे में आ गए, उनको लगता था कि कैमरा को मूर्ख बना देते हैं, वैसे ही जनता जनार्दन को मूर्ख बना लेंगे। लेकिन उनको पता नहीं जनता का मिजाज कुछ और होता है। जनता इन तस्वीरों की चमक से कभी चौंक नहीं जाती है। जनता तो दूध का दूध और पानी का पानी करना भली भांति जानती। बीएसपी ने बीजेपी पे वोट ट्रांसफर करने का काम किया और हम तो ये कहते हैं कि बीएसपी का प्रयास है कि बीजेपी को लाभ हो जाए, इसलिए कई जगह बीएसपी ने जानबूझ करके समाजवादी लोग हारे वैसी व्यवस्था करी है। दो बाइटें आपने सुनी। पहली बाइट जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बाइट अखिलेश यादव की जिसमें कह रहे हैं कि बीएसपी अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर करा रही है। सबसे पहले आप बीजेपी को अपना वोट ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं? सीधा सवाल है और सीधा जवाब चाहूंगा। 30 सेकंड। वोट वो ट्रांसफर कराता है जिसका इतिहास रहा है। इन्होंने बीजेपी ने डिंपल के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया था, लोकसभा का चुनाव हुआ था और तो वो करा रहे, बीजेपी करा रही है। नहीं, सुन तो लीजिए, इन लोगों की पुरानी मिली भगत है। मुजफ्फरनगर का दंगा इन लोगों ने मिलके साथ कराया था। और दूसरी चीज मैं ये भी कह दूं कि इस चुनाव में भी ये आजमगढ़ के अंदर एक सीट पर, क्योंकि ये नहीं चाहते कि बीएसपी का कैंडिडेट जीते, तो अपना कैंडिडेट इसलिए नहीं खड़ा किया ताकि हमारा सारा वोट बीजेपी में चला जाए। तो सब उत्तर प्रदेश में जानते हैं अंदर खाने। और ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, कांग्रेस प्लस एसपी प्लस बीजेपी। एक राजीव जी कह चुके हैं इस बात को कि अखिलेश यादव दुश्मनी निभा रहे हैं मुस्लिम्स के साथ, और ये भी कहते हैं साहब देखिए अखिलेश यादव दुश्मनी निभा रहे हैं मुसलमानों के साथ। और वो रामगोपाल के हवाले से कहा कि 4 साल बाद दिल्ली साहब की राय ले लेते हैं ना। मैं औरों का मुस्लिम धर्मगुरु है। नहीं, संक्षेप में मैं कहूंगा, क्योंकि मैं तो राजनीति का एक तालिब इल्म हूं, यहाँ सब जवान बैठे हुए।
मेरा कहना अमीश ये है कि इस मौजूदा वर्तमान राजनीति के अंदर जो चुनावी भाषण होते हैं उस पर हमको इसलिए तवज्जो नहीं देनी चाहिए। 3 चीजें कह के अपनी बात खत्म कर 10 सेकंड के। देखिए, आपको याद होगा सुषमा जी ने कहा था अपने सर के बाल मुंडवा लूंगे अगर भारत की जनता ने सोनिया जी को बर्दाश्त किया। 10 साल सोनिया गांधी ने सरकार चलाई भारत में, ये इस देश की जनता नहीं सर प्रधानमंत्री नहीं, वो मैं घर बात उन्होंने वापस ले ली। दूसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री, बड़ी इज्जत और सम्मान करता हूं उनका, यही माननीय प्रधानमंत्री जो कहते एक के बदले 10 सर लाएंगे, 15 लाख रुपए दे दे, बाद में क्या कहा, ये सब जुमले थे। यही इस मायावती जी की और अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, यही वही अखिलेश थे जिनके बाप मुल्ला मुलायम कहने में अपने आप का फख्र महसूस करते थे। लेकिन आज सूरत हाल क्या है कि मुसलमानों का नाम लेने से भी उनको परहेज होता है कि हमारा वोट खिसक ना जाए। इसलिए मैं इन सब से ये कहता हूं, उन सारे नेताओं के पिछले गूगल में जाके खंगालिए, ये 8 तारीख के बाद ना गाय याद रहेगी, ना कसाब याद रहेगा, ना बूचड़ खाना याद रहेगा, ना मुसलमान याद रहेगा। फिर अमित शाह जी कहेंगे ये सब चुनावी जुमले थे। ओके, अब देखिए, अब इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने बीएसपी से जवाब ले लिया, अब आपसे लेना चाहता हूं। आपको बीएसपी वोट ट्रांसफर करा रही है, ये एक नया आरोप लग गया आप लोगों पे? देखिए अमित जी, ये कोई नई बात थोड़ी है इस ढंग के अजीबोगरीब आरोप लगाना। अभी आपकी बहस में ही कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा था कि कांग्रेस में हम तोड़फोड़ करवा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि बीएसपी का वोट जो है हम ट्रांसफर करा रहे हैं। सुनिए, इतना ही नहीं भाई, अखिलेश यादव तो ये भी बोल चुके हैं उनके परिवार में जो घमासान हुआ वो भी भाजपा ही करवा रही थी। इसका मतलब ये भाजपा के भय से इतना भयाक्रांत है, इतना दहशतगर्द है तीनों पार्टियां कि सब के सब अपनी असफलता का जो ठीकरा है। एक मिनट मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए। देखिए, उधर मोदी जी ने क्या कहा कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या मतलब क्या है दूध का दूध? उसका कारण बता दीजिए। उसका कारण ये है, एनालाइज कौन करेगा? कारण ये है कि अरे भाई उसका जवाब दे रहा हूं। जी। देखिए, ऐसा है, अभी तक पिछले 3-4 महीनों में जितने भी चुनाव हुए हैं देश में, असम से लेके चंडीगढ़ तक और मुंबई से लेके राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तक भाजपा लगातार जीती है। इसलिए ये लोग भयभीत हैं। व्यंग में एक वाक्य में कहूंगा, सुनिए। देखिए, सब जगह जीते हैं। व्यंग में एक बात कहूंगा कि भाई पप्पू, टीपू और बुआ जी, व्यंग में मैं कह रहा हूं पप्पू, टीपू और बुआ जी, सबका संकट एक है। जीत रही सब और भाजपा, चूंकि नियत नेक है। पंखुड़ी जी जवाब आप देंगे, दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं। आपको अपने मुद्दे पे क्लैरिफाई करना है। मुझे तो अपने मुद्दे पे देखिए, हाँ बिल्कुल 10 सेकंड, इनका मुद्दा है, एक क्लैरिफाई कर दीजिए। प्रधानमंत्री महोदय ने जो भाषण दिया है उसके ऊपर 2 मुहावरे बोल देता वो बोल दीजिए। गधे के सिर पे सींग नहीं होते और बिल्ली के भाग से चीका नहीं फूटता। दो मुहावरे बहुत स्पष्ट, और ये बहुत स्पष्ट है, देखिए, मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं जी, वो फेंकना छोड़े, क्योंकि लोग बाग लपेटते परेशान हैं। अब कुछ धरातल में विकास के काम करने नहीं, सुधांशु जी ने बड़ी चतुराई से मोदी जी को इस तरह बचाया कि देखिए पूरे भारत में जीत तैयार है, लेकिन सत्य ये है कि गुजरात में लगातार निकाय चुनाव हारते हैं। ओके, ठीक है। प्रधानमंत्री का पंखुड़ी एक चीज, बहाना वो देता है जिसके हाथ से बाजी निकल चुकी हो। क्या हम माने, अगर मैं इसको एनालाइज करूं अखिलेश यादव के इस बयान को, तो ऐसा लगता है उनके हाथ से बाजी निकल चुकी है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को बीएसपी अपना वोट ट्रांसफर कर रही है, यानी बीजेपी जीत रही है, इसलिए अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं। आप क्या कहती हैं? ये तो इन दोनों पार्टियों का इतिहास है, पहले भी साथ मिलके सरकार बना चुके हैं, और भाजपा की तो नीयत ऐसी है कि जिनको आतंकवादी, जिनको आतंकवादी बोलते हैं, पीडीपी वालों को, पीडीपी के लोग, जो पीडीपी के जो लोग जिनको आतंकवादी बोलते थे, उनके साथ सरकार बना ली। तो इन लोगों का तो इतिहास है। मैडम वोट ट्रांसफर, आप एक बात बताइए, वोट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? इनके बहुत बड़े नेता वोट ट्रांसफर हो रहा है तो जीत रही है बीजेपी क्या? आप बताइए। इनके सबसे बड़े नेता है मुख्तार अंसारी, जिन पे पूरा इनका पूरा टिका हुआ है, इनका चुनाव। अरे क्या बताओ, जवाब इतना पूर्वांचल में जो इनके नेता है मुख्तार अंसारी, उनके खिलाफ भाजपा अपना, उनके खिलाफ भाजपा। देखिए, अब जनता की बारी, ये गठबंधन नहीं है, दोनों साथ जवाब दे रहे हैं जी, दोनों यहाँ पर भी ट्रांसफर चल रहा है, साथ में जवाब देके जनता जनार्दन उनकी बारी है। अब
आपका क्या सवाल है? आप काफी देर से हाथ खड़ा कर, क्या सवाल है आपका? आप क्या सवाल है बताइए। सर मेरा सवाल राजीव सर से है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है, उन दोनों के पास सिर्फ दो ही मुद्दे हैं, या तो कास्ट कम्युनिटी बेस पे या फिर रिजर्वेशन। सर उन बच्चों का क्या होगा जो सामान्य वर्ग से होते हैं, वो तो अपना रिजर्वेशन खो रहे हैं, और कास्ट कम्युनिटी बेस पे ना लेके इंसान को इंसान की तरह समझेंगे तो देश में परिवर्तन जरूर आएगा। जी, एक और सवाल ले आओ। अभी पंकनी मैम ने थोड़ी देर पहले बोला था कि बीजेपी आतंकवाद से मिली हुई है, जबकि बीजेपी ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करवाया। जी, तो जी। पंकनी मैम कैसे कह सकती हैं कि बीजेपी आतंकवाद से मिली हुई है? बदले सड़क के बजाय 580 जवान मारे जा चुके हैं। ओके ओके ओके, जवाब मैं दे दूं, मैं पहला सवाल मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। पिछले दिसंबर तक जो ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई है, उसके बाद हमारे उतने जवान शहीद हुए हैं जो कि डबल है उससे पिछले साल का। ठीक है, पिछले 2 साल का डबल हुआ है। और दूसरी बात, वो पाकिस्तान नहीं है पंखुड़ी, वो पाकिस्तान नहीं है, वो पाक अधिकृत कश्मीर हमारा हिस्सा है और हमको पूरा अधिकार है जाके मार के आए। ठीक है। दूसरी बात, एक सेकंड, एक और बात, जिनको जो आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी है कश्मीर में, उनके साथ आज ये लोग हैं और आतंकवाद कश्मीर में बढ़ रहा है। और एक और बात, इनके लोग आईएसआई के लिए जासूसी करते पाए जा रहे हैं। अब और क्या सबूत चाहिए? इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए? ओके और मैं आप बिल्कुल 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा उस विषय के ऊपर। बहुत अच्छा सवाल था रिजर्वेशन पे, अच्छा सवाल था उनका। रिजर्वेशन सन 50 से कहिए 50 से संविधान लागू हुआ और हमने 10 साल के लिए किया था, लेकिन उसको अनवरत हम लोगों ने बढ़ाया आगे। और जिस कास्ट के साथ पिछले 5000 साल जातियां हुई उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से क्रीमी लेयर पे एक बहस होनी चाहिए पूरे देश में, पहली बात। दूसरी बात, जो आर्थिक रूप से पिछड़े अपर कास्ट के लोग बाग, जैसे मैं भी अपर कास्ट का व्यक्ति हूं, उनको कैसे हम लोग बेहतर सुविधाएं दे पाए, इस पे पार्टियों में एकाधिकार, पार्टियों में एक एकता होनी चाहिए और एक नई नीति उसके लिए हो सकती है। एक और सवाल। सर मेरा भी सवाल राजीव त्यागी सर से कि जो गठबंधन हुआ है दोनों के बीच में, तो क्या इसका मेन रीजन क्या है? जैसे कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में बुरी हार मिली है, तो क्या मेन रीजन इसका यही है कि अब ये गठबंधन इसलिए किया गया कि वो यूपी में आप अपना नाम कमा सकें? आपने बहुत ये गठबंधन किस लिए? क्योंकि आप हार रहे थे, उस हार को हराने के लिए या फिर नरेंद्र मोदी को हराने के लिए? ये छदम हिंदुत्व और छदम राष्ट्रवाद के विरोध में गठबंधन है। ये गाय गंगा और भारत मैया को बेहतर जीवन देने के लिए गठबंधन है। ये नौजवानों को बेहतर रोजगार देने के लिए गठबंधन है। किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का ये भी बता दीजिए, इसके लिए गठबंधन है। तो यूपी में और जब हम लैपटॉप देने की बात, हम जब लैपटॉप देते हैं और स्मार्टफोन 10 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश में देने की बात करते हैं, 20 लाख दलितों को हम बेहतर मकान देने की बात करते हैं, तो बेहतर चीज नहीं है। एक पॉइंट ये गठबंधन अकेले नहीं कर पाई थी कांग्रेस, तो इसमें गठबंधन की ही क्या जरूरत पड़ी? वो अकेले भी तो ये सब कर सकती थी। अब ये देखिए, सुनिए, अब सवाल मुझसे जवाब आप दे रहे हैं, सवाल मुझसे जवाब वो दे रहे हैं। अखिलेश यादव स्वयं कह रहे हैं कि ये तो मजबूरी का था, हमारे घर में झगड़ा था, और अब दर्जनों सीट पे आमने सामने लड़ रहे हैं। इनमें गठबंधन नहीं, इसको ठगबंधन उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं। ठीक है, मैं सुधांशु त्रिवेदी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। एक बात मैं एक सेंटेंस, गाय गंगा और राष्ट्रवाद की जो बात है, छदम राष्ट्रवाद के छदम हिंदुत्व छदम राष्ट्रवाद की बात, बताइए जवाब। राजीव त्यागी को क्या सही राष्ट्रवाद, क्या छद्म राष्ट्रवाद? वैसे तो वो बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पर सिर्फ एक बात, मैं बहस के लिए तैयार हूं। अरे भाई, वो तो एक अलग बहस के लिए तैयार हूं, जहां चाहो बहस करने के लिए तैयार हूं। अरे भाई, वहां का सम्मत बहस करने के लिए तैयार। आज जब बहस होगी तो हम भी तैयार होंगे भाई, मगर अभी जवाब अभी कर लीजिए। बहस हो रही है, छदम राष्ट्रवाद पे, छदम हिंदुत्व पे बहस करिए। छदम राष्ट्रवाद पर अरे ये तो बहस ही हो रही है राजीव जी। मैं चैलेंज देता हूं। राजीव जी, ये तो बहस ही हो रही है, चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। बहस हो रही है, पब्लिक देख रही है, बहस हो रही है। जवाब सुन लेते हैं। पार्टी का नेता जिन लोगों की जाके हिमायत करता हो, जो ये नारे लगाते हो, जंग लड़ेगी, जलेगी कश्मीर की आजादी तक, भारत की बर्बादी तक, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस तरह की बहस को जो समर्थन देते हो जाके, अब राष्ट्रवाद पे बहस की गुंजाइश है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ब्रेक लेता हूं, इन सज्जन का आने के बाद सवाल लेता हूं। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ये अभी भी बहस कर रहे हैं। ब्रेक के बाद इनको सेटल डाउन करता हूं,
पानी पिलवाता हूं और ब्रेक के बाद वापस आता हूं। आज टक्कर में जोरदार बहस जारी रहेगी क्योंकि ये जनता जनार्दन की लड़ाई है और आर पार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे बड़े दंगल में आर पार की टक्कर और मेरे साथ जनता जनार्दन है जो आज लाइव सवाल पूछ रही है। 5 दौर का चुनाव खत्म हो चुका है, आखिरी 2 दौर बचे हैं और उसके लिए आर पार की लड़ाई हो रही है बीएसपी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। इस दौर में मैं सीधा रुख करता हूं देलवी साहब का जो कि काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल। क्या सवाल है आपका, बताइए। सर, चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी को कहा गया था कि ये बाहरी हैं, तो सोनिया गांधी जी कौन है? आपका सवाल राजीव त्यागी से। ठीक है राजीव त्यागी जवाब। प्रियंका वाड्रा ने नरेंद्र मोदी को बाहरी का सवाल सोनिया गांधी के ऊपर है, जवाब दे दीजिए। देखिए, सवाल उठाना उनका अधिकार है, वो उठा सकते हैं, लेकिन बहुत निश्चित है उत्तर प्रदेश में एक से एक हुनरमंद व्यक्ति है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बात कही थी, क्या उत्तर प्रदेश को 73 सांसद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर जीवन दिया या बेहतर व्यवस्थाएं दिया, बेहतर विकास दिया? इनके सवाल का जवाब। हाँ, उसी का जवाब दे रहा हूं। उसका जवाब मैं ढूंढ रहा हूं। सोनिया गांधी जी के प्रयास से हम लोगों ने बहुत सी ऐसी योजनाएं दी हैं जिसकी वजह से आम आदमी को अधिकार मिला। वो कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी गुजरात के होने के बाद बाहरी है तो सोनिया गांधी बाहरी नहीं है। सवाल ये है, नरेंद्र मोदी बिहार में जाते तो वहां के बेटे बन जाते हैं, पंजाब में जाते तो पगड़ी बांध के वहां के बेटे बन जाते हैं। एक राष्ट्रवाद पे लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, राष्ट्रवाद पे इतना कहना चाहूंगा, जिस पार्टी के पदाधिकारी आईएसआई के एजेंट हो और भर्ती हो गए हो, जिनको गिरफ्तार किया जाता हो, वो राष्ट्रवाद की बात ना करे तो बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है। देलवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारी जो नई नस्ल है ये यकीनी तौर से राष्ट्रवाद को समझना चाहती है। 2 बातें संक्षेप में 10। पहली चीज तो ये है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हम भारत के किसी भी प्रांत की आजादी के नारे लगाने को उचित नहीं समझते, बल्कि राष्ट्र विरोधी समझते हैं। सुन लीजिए दूसरी बात मैं सुधांशु त्रिवेदी बड़े अदब के साथ बात करना चाहता हूँ। बुरहान वानी एक आतंकवादी था, ये हम सब मानते हैं, लेकिन जिस बुरहान वानी को शहीद कहा गया, जब आप उसके साथ सरकार बनाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के कातिलों को जो लोग जिंदा शहीद कहते हैं, और वो भिंडरावाला जिसने पाकिस्तान की मदद से भारत को काटना चाहा, जब उसके शहीदी दिवस में आपकी मदद वाला मुख्यमंत्री ने प्रकाश सिंह बादल जाके माला अर्पण करते हैं, तब आपकी भी राष्ट्रवाद पे सवाल उठाना उचित है। ओके, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी क्विकली जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड का समय आपके पास, पब्लिक वेट कर रही है। महबूबा मुफ्ती के तो मैं जवाब देना चाहता हूं कि भाई उस जमाने में देती थी जब उनके साथ थी। हमारे जमाने में तो क्या जवाब बोला है कि जो लोग फौज के उसके ऊपर जाके पत्थर फेंकते हैं वो क्या डबल लोग देने जा रहे हैं। जितना बड़ा बयान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने दिया बयान है, देखिए सब चिल्लाने लग जाते हैं। मुझे पता है आखिरी दौर है तो आप सब कुछ कहना चाहते हैं। सवाल इंतजार करें। देखिए, मैं अगर आप नहीं सुनेंगे मुझे पब्लिक के पास बात बताना पड़ेगा। क्या सवाल है आपका? सर, उन्होंने अभी कहा था कि मोदी जी फेंकते हैं, तो सर मोदी जी ने वो कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं सोचा। सर मेरा ये सवाल यही आपका पॉइंट आप कह रहे हैं मोदी जी ने वो कर दिया। बताओ भाई, अरे रोजगार मिला, 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे ना, किसी के बस की इनको मत टोकिए। नहीं देखिए, एक गुजारिश मेरी। ओके सर, वो जो 1000-500 के नोट बंद हुए थे ना, वो हर किसी के बस की नहीं है, वो उन्होंने कर दिया। इतने साल से कांग्रेस या किसी और पार्टी ने क्या कर लिया जो बीजेपी ने किया है? बहुत बढ़िया बात की है। और जो देखिए मेरी गुजारिश है, आप लोग अगर राय देने लगेंगे तो आपका सवाल है तो पूछिए ना। और जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने आतंकवाद को नहीं रोका, अगर आतंकवाद को नहीं रोका तो वो पाकिस्तान में जाके हमला नहीं करती। पाकिस्तान में जाके अरे देलवी साहब, बाकी पार्टियां, अगर अमीश को नेता था, इनका जवाब दे रहा हूँ, अगर कोई मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन इंदिरा गांधी के बाद राजनाथ सिंह थे जो उनके घर में कह के आए कि तुम्हारा पानी पीना भी उचित नहीं है। अगर प्रधानमंत्री वहां लात मार के आए 10 मरतबा सलाम करते उनको हम। ओके अब उत्तर प्रदेश के ऊपर सवाल, क्योंकि आप लोग सब पॉलिटिकल राय दे रहे हैं, वो तरीका ठीक नहीं देखिए ना, आपको बताओ उपाध्यक्ष है राहुल गांधी, उनका हमेशा उनके जुबान पर रोजगार रखा रहता है, तो आपके पास भी तो 60 साल थे, आपने क्या कर लिया रोजगार के लिए? ठीक है, ये राय है। रोजगार को आपने क्या करा? होल्ड 30 सेकंड सवाल नहीं, वो
होल्ड करिए, वो उनकी राय है, मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं, जवाब दिया गया। मैं सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर एक बात ये कहना चाहता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक पे मुद्दा नहीं है सुधांशु भाई। सर उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि वो जाकर वहां पे क्या किया, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो डिसीजन लिया वो 1971 के बाद ये पहला मौका था जब भारत ने एलओसी क्रॉस की और जाकर वह कार्य किया। और इतना ही नहीं, डिप्लोमेटिक चाइना को छोड़कर बाकी अब मैं पब्लिक के सवाल बताइए। एक सवाल, एक सवाल बताइए, सवाल क्या है? मिलिट्री ने की थी भाई, भारत सरकार ने नहीं की थी। आप आलोचना करते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका तो सेना पे प्रश्न। जवाब। मेरा क्वेश्चन कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मेरा क्वेश्चन सभी पॉलिटिकल पार्टी से है, क्योंकि पब्लिक सिर्फ डेवलपमेंट चाहती है। लेकिन इतनी देर से बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट पे बात चल नहीं रही है। बहुत अच्छा सवाल। एक दूसरे के पिछले पुराने उस पे वो करे जा रहे हैं। और पहली बात, राजीव त्यागी सर ने जो कहा कि हमने गठबंधन इसलिए बनाई है ताकि हम डेवलपमेंट ला सके, जैसा कि सेजल ने पूछा था। लेकिन अभी मतलब मैंने सुना था कि सभा में से किसी नेता ने ये कहा था कि हम राक्षस को मारने के लिए दो शैतान इकट्ठा हुए हैं। आप समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं और मंत्री हैं, उनकी आप बात करिए। बहरहाल आपका सवाल सुन लिया, लेकिन विकास की बात क्यों नहीं करते सुदीन बोधरिया? आप बताइए। देखिए सभी सवालों के जवाब आप देंगे तो बाकी चार क्या करेंगे? मुझसे पूछा मैं इस बच्ची की पूरी भावनाओं से सहमत हूं और ये इसलिए जरूरी है। और हम लोगों ने इसीलिए हमने इसीलिए कहा है कि न गुंडावाद चलेगा न दंगावाद चलेगा, केवल विकासवाद होगा। न विकासवाद मुख्तार अंसारी के साथ विकास होगा। मुख्तार अंसारी के साथ विकास होगा। महिलाओं का, इनका विकास चाहिए, किसानों का, नौजवानों का, विकास चाहिए। और इसीलिए हम गुंडावाद और दंगावाद दोनों को खत्म करना चाहते हैं। एक सवाल जवाब देना चाहता हूँ। बताइए क्या सवाल है? सर आपसे पूछना चाहता हूँ, सर आप ये बता सकते हैं मोदी जी ने क्या झूठ बोला है और वो उन्होंने जो क्या बात। अरे अभी वो 50 आंकड़े लेके शुरू हो जाएंगे, पूरा टाइम निकल जाएगा। बताइए क्या जवाब देना देखिए। मेरा सवाल राजीव सर से है। सर अगर 2019 में कांग्रेस की सरकार बनती है, सर अगर 2019 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बड़बोली कांग्रेस वैसा विकास कर पाएगी जैसा बीजेपी कर रही है? देखिए अभी आप 2019 में वोट किए तो 2017 में अटके हुए। जवाब दीजिए 20 सेकंड का। मैं एक जवाब देता हूं। अभी देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया, उसको कहते हैं नोटबंदी। उस नोटबंदी से जो सरकारी आंकड़े, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है 2017-18 का, उसको पढ़िएगा जाकर के। सर छोटे में 2019 का जवाब दे दीजिए। आप पर बोले हैं 2019 में अगर आप तो क्या करेंगे, उसका जवाब दे दीजिए। उसी में कह रहा हूं। सन 47 में पहला देश का बजट 213 करोड़ का था, आज 2017 में कह रहा हूं 37,000 करोड़ का है, 37 लाख करोड़ का, सॉरी। उसको देखें अगर आप टोटल अगर देखेंगे जी, तो उससे आप समझ जाएंगे देश में कितना विकास कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास करा है, हम आगे भी करेंगे। ठीक है। क्या सवाल किससे है? सर पिछला जब इलेक्शन हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने कहा था कि स्मार्टफोन देंगे। अब सर दोबारा उन्होंने इसी मतलब यही चीज मुद्दा उठाया, स्मार्टफोन योजना। पहले क्यों नहीं दिया? ठीक है, पहले क्यों नहीं दिया? ठीक है, आखिरी दौर में आपके पास करेक्शन करना चाहता हूँ। देखिए अरे जनाब आप ही सब कुछ बोलेंगे, आपका राइस पार्टनर का क्या करेंगे? बड़े राइस पार्टनर वो 300 पे वो लड़ रहे हैं, आप तो 100 पे लड़ रहे हैं। जवाब तो देने दीजिए उनको। बताइए। ये तो दोनों मिला के इतना नहीं लग रहा है जितना पिछली बार लैपटॉप की बात हुई थी, 20 लाख बच्चों को लैपटॉप मिला है मेरिट के बेसिस पर। और इस बार पंखुड़ी को बोलने दीजिए। देखिए एक 30 सेकंड तो मौका दीजिए। आप मूर्तियों की बात करिए, आप छोड़िए। और इस बार स्मार्टफोन रोजगार मांगना। जवाब। इस बार स्मार्टफोन की जो बात हुई है उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है, बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और किया है ना। तो ये बात अरे सुधेंद्र जी, ये जो बच्चों को मिला है 20 लाख बच्चे ऑन रिकॉर्ड है, उनसे पूछा जा सकता है, सबके नाम है, सूची है कि किन को मिला है। चलिए एक और चीज पंखुड़ी जी, एक और चीज ऑन रिकॉर्ड है। मेरे पास आखिरी 2 मिनट है। एक और चीज ऑन रिकॉर्ड है, वो है गधा।
आपको लैपटॉप और स्मार्टफोन में गधा क्यों लाना पड़ा? यहाँ पे कौन कौन से लोग उत्तर प्रदेश के हैं? नहीं, सब लोग उत्तर प्रदेश के हैं, है ना? आप बताइए। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है? अरे गधे में बताइए मैडम, गधे में बताइए ना। वही बता रही हूँ। आपको पता है कि यूपी का डीबीटी मॉडल कैम्ब्रिज में पढ़ाया जाता है? आपको पता है सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सबसे कम समय में उत्तर प्रदेश में बना है? अरे रुको रुको, गधे में बोलिए। लेकिन अरे आ जाइए सुरेंद्र जी, आ जाइए, आ जाइए। यमुना एक्सप्रेस में जाके देखिए, यमुना एक्सप्रेस में जैसा पूरी दुनिया में सवाल उनसे 30 सेकंड में पास पार्टी को दिया, वो सरकारी है। एक्सप्रेस में आप लोग गए होंगे, एक आदमी को दे दिया पूरा पैसा। यमुना एक्सप्रेस में बनाया, किस तरह का एक्सप्रेस में बना है? हाथी भी बनाए हैं, वो भी पता है। हाथी भी देखिए, बनाया, आप क्या साइकिल ही पंचर होगी, क्या करा? तो ये जो आप बात कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश को इतना बदनाम करने का काम भाजपा ने किया है कि आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश से बुरा कोई प्रदेश ही नहीं है, वहां के लोगों से बुरे कोई लोग नहीं है, हर कोई डाकू है, हर कोई चोर है, हर कोई बलात्कारी है। तो हमने ये बात कही कि आप हम लोगों के बारे में जो हमने अच्छा काम किया या जो उत्तर प्रदेश की अच्छी चीजें हैं उनको आप प्रमोट नहीं करते, लेकिन आपके प्रदेश में जो गधे हैं उनकी भी ऐड निकालते हैं। तो इसमें हमने क्या गलत कह दिया? सुधांशु जवाब, आखिरी दौर निर्णायक लड़ाई। देखिए राजीव जी, अब आपका टाइम हो गया। मैं सिर्फ एक लाइन में 3 फैक्ट रख रहा हूं। यदि मुलायम सिंह जी बलात्कार पे कहते हैं कि गलती हो जाती है, आजम खां बलात्कार का राजनीतिकरण करते हो, कोर्ट से फटकार खा के उनको अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ती है, और यदि मुख्यमंत्री की पत्नी भरी सभा में कहती मुझे डर लग रहा है, तो उसके बाद कोई हम प्रचार कर रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश की छवि कौन बिगाड़ रहा है? एक बात बताइए, डिंपल यादव के साथ जो भी घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद उन्होंने बोला मैं भैया को शिकायत करती हूं, बहुजन समाज पार्टी ने तो पोस्टर भी लगा दिया कि डिंपल भाभी को अगर डर लगता है तो मायावती को आने दीजिए। देखिए, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने प्रचार में फंस गए इस पूरी कैंपेन के अंदर 5 चरणों के बाद? 30 सेकंड में जवाब बताइए जी। इसका जवाब डिंपल जी और अखिलेश जी दोनों दे चुके हैं। अगर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में उत्साह है, अपने नेता को देखने के लिए, अगर उत्साह है हमारे ये सुदेंद्र जी, आप मुझे क्यों नहीं बोलने देते हैं? भाई मैं इसलिए आपको डिंपल भाभी को डर लगता तो आपको भी डर लगता होगा। नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता है। और जहां तक डिंपल जी की बात है, अगर वो कार्यकर्ताओं को, हमारे यहाँ इतना अपनापन है कि हम कार्यकर्ताओं को ये बोल सकते हैं कि तुम्हारी शिकायत कर देंगे। चलिए अब समय, अब आप कह रहे हैं अपनेपन में डर भी लग जाता है। 2013 में उन्हीं गधों पे इन्होंने डाक टिकट क्यों जारी किया था? मैं एक जवाब। ठीक है, अब देखिए, अब अंतराल का समय हो गया। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, जनता और जनार्दन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सबसे बड़े दंगल में इस आखिरी दौर की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है और हम आपको लगातार बड़ी और जबरदस्त कवरेज दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 18। नमस्कार।